of colors obtained by dispersion of white light। वाइट लाइट की जब डिस्पर्जन हो जाए, सफ़ेद रोशनी की जब डिस्पर्जन हो जाए, उनसे जो मुख्तलिफ कलर्स वजूद में आते हैं, उन मुख्तलिफ कलर्स को मजमूई तौर पर हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। रेनबो जो आपने देखा है, बारिश के बाद जो सूरज के मुख्तलिफ साइड पर रेनबो बनता है, तो रेनबो दैट इज़ अ बैंड ऑफ कलर्स। रेनबो में मुख्तलिफ कलर्स होते हैं, ठीक है। तो उन बैंड ऑफ कलर्स को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। ये तजुर्बा आप घर पर भी कर सकते हो। एक बाल्टी ले लो, उसमें पानी डाल दो और सूरज में वो पानी रखकर सूरज को एक शीशा सूरज की तरफ इंसिडेंट करके उस शीशे को उस पानी में डबो दो। वो शीशे से लोग सूरज से लाइट शेडो की तरफ हम करते हैं ना, लाइट को इंसिडेंट करते हैं शीशे की तरफ शेडो में। तो बिल्कुल उसी तरह का खेल करना है, लेकिन शीशा फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो शीशा वो पानी में डूबा होगा, बाहर नहीं। तो पानी में डूबा जब होगा तो सूरज की रोशनी जब पानी से पास होके मिरर पर गिरेगी और फिर उससे पास होके जाकर किसी शेडो पर गिरेगी और वहाँ शेडो पर अपना मतलब वो लाइट इंसिडेंट होगी। तो वहाँ पर वो डिस्पर्जन की वजह से इसी तरह के कलर्स जो रेनबो में आपको दिखती हैं, बिल्कुल इसी तरह के कलर्स का बैंड बनाएगा, मतलब स्पेक्ट्रम बनाएगा। ये होता इसलिए है कि इस वाइट लाइट के अंदर मुख्तलिफ वेवलेंथ्स ऑफ लाइट मौजूद है, मुख्तलिफ लाइट्स है और हर एक लाइट की अपनी वेवलेंथ है, ठीक है। अब जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है तो ये करती है रिफ्रैक्शन। ये आप फिजिक्स में पढ़ चुके हो। ये एक मीडियम है, यहां पर दूसरा मीडियम है, लाइट यहां से दूसरे मीडियम में पास होती है, तो लाइट जब दूसरे मीडियम में पास होती है तो आहिस्ता हल्की सी ये बेंड हो जाती है। इसका ये हल्का सा बेंड होना, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है वेवलेंथ पर। जिस लाइट की वेवलेंथ जितना ज्यादा हो उतना ही उसका रिफ्रैक्शन, उसके बेंड होने का एक्सटेंट, हद वो कम होता है। जितना जिस लाइट का वेवलेंथ कम हो उतना ही उसके रिफ्रैक्शन, उसके बेंड होने का हद ज्यादा होता है। इसलिए आप देखोगे जब सूरज की रोशनी से जो स्पेक्ट्रम बनता है उसमें रेड कलर सबसे टॉप पर होता है, क्योंकि उसकी रिफ्रैक्शन कम हुई है, वो हल्का सा बेंड हो चुका है रेड कलर। क्यों? क्योंकि उसका वेवलेंथ हाई है। और सबसे छोटा वेवलेंथ चूंकि वायलेट कलर का होता है तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्ट होके, सबसे ज्यादा बेंड करके वो सबसे नीचे चला जाता है, ठीक है। लिहाजा जो कलर्स ऑब्टेन्ड होते हैं, वाइट लाइट जब डिस्पर्स हो जाती है, प्रिज्म से भी आप कर सकते हो ना, लेबॉर्ट्री में जो प्रिज्म होता है, लेकिन जिसके पास लेबॉर्ट्री नहीं है उनको मैं तरीका सिखा चुका हूं कि घर में जाकर एक शीशा ले लो। जिस तरह बच्चे करते हैं, सूरज में खड़े होकर शेडो की तरफ उस लाइट को इंसिडेंट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही करना है, लेकिन शीशे को पानी में, बाल्टी में पानी ले लो, उसमें डबोना है, आपको स्पेक्ट्रम दिखाई देगा। तो ये वाइट लाइट जब पास हो जाती है तो लाइट, मुख्तलिफ लाइट अपने वेवलेंथ के हिसाब से रिफ्रैक्ट करते हैं, तो उससे कलर्स बन जाते हैं। जो बैंड ऑफ कलर्स बन रहा है, उस बैंड ऑफ कलर्स, उन कलर्स के मजमू को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है। अच्छा, यहां तक समझ में आ गया। अब इस स्पेक्ट्रम के दो टाइप्स होते हैं, एक को हम कहते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, दूसरे को हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम वो है वेयर देयर इज नो क्लियर कट बाउंड्री बिटवीन द कलर्स, जबकि लाइन स्पेक्ट्रम बिल्कुल इसके अपोजिट है। वेयर देयर इज क्लियर कट बाउंड्री बिटवीन कलर्स। अच्छा जनाब, अब स्पेक्ट्रम में जो कलर्स मौजूद है, तो अगर इन कलर्स के दरमियान कोई बाउंड्री नहीं हो, मतलब आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते,
फ़र्क नहीं कर सकते कि कौन सा कलर कहाँ पर ख़त्म हो रहा है और कौन सा वाला कलर कहाँ पर शुरू हो रहा है। अगर आप गौर से इस सूरज के जो ये रेनबो बन रहा है, या आप प्रिज्म पर दीवार पर बना लेते हो, या पानी के ज़रिए आप दीवार पर बना लेते हो, तो जो बैंड बनता है कलर का, जो स्पेक्ट्रम बनता है, रेड, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, वायलेट जिसमें होता है, तो अगर गौर से आप उसको देखोगे तो उन कलर्स के दरमियान कोई बाउंड्री नहीं होती। आप वाज़ेह कर ही नहीं सकते कि रेड कलर कहाँ पर ख़त्म हो रहा है और ग्रीन कहाँ से शुरू हो रहा है, ब्लू कहाँ पर ख़त्म हो रहा है और वायलेट कहाँ पर शुरू हो रहा है। ये आप क्लियर कट नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि वो कलर्स एक दूसरे में डिफ्यूज हो चुके होते हैं, एक दूसरे के अंदर जा चुके होते हैं, तो क्लियर कट बाउंड्री उनके दरमियान नहीं होती। तो क्लियर कट आप ये नहीं कह सकते कि ब्लू कलर यहां पर खत्म हो रही है, इसके बाद ब्लू कलर है ही नहीं, ग्रीन कलर यहां से शुरू हो रहा है, इससे पहले ग्रीन कलर है ही नहीं, ये आप क्लियर कट नहीं कह सकते। सो इन कलर्स के दरमियान क्लियर कट बाउंड्री नहीं होती। तो जिस स्पेक्ट्रम में कलर्स के दरमियान क्लियर कट साफ बाउंड्री नहीं होती, उसको हम कहते हैं कंटिन्यूज स्पेक्ट्रम। जिस तरह के सनलाइट का स्पेक्ट्रम जो होता है, बल्ब लाइट का स्पेक्ट्रम भी बिल्कुल इसी तरह से होता है, ठीक है। तो सनलाइट का जो स्पेक्ट्रम होता है, उनके कलर्स के दरमियान कोई क्लियर कट बाउंड्री नहीं होती, ऐसे स्पेक्ट्रम को हम कंटिन्यूज स्पेक्ट्रम कहते हैं, जबकि इसके उल्टे को सीधा लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम वो स्पेक्ट्रम है जिस स्पेक्ट्रम के कलर्स के दरमियान क्लियर कट बाउंड्री हो, उसको हम लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। वहां पर आप बिल्कुल वाज़ेह बता सकते हो कि हाँ, यहां पर रेड खत्म हो रहा है, यहां से ग्रीन शुरू हो रहा है, इसके बाद रेड नहीं है और इसके पहले ग्रीन नहीं है, और इसके बाद ब्लू, फिर वायलेट वगैरह वगैरह। तो क्लियर कट बाउंड्री जब स्पेक्ट्रम के अंदर जो कलर्स है उनके दरमियान क्लियर कट बाउंड्री हो, एक दूसरे से बिल्कुल जुदा जुदा हम देख सकते हो उसको, तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। तो जितने भी एटम्स होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट्स के जितने एटम्स हैं, तो उनकी जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम होती है वो स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम होती है। एलिमेंट्स जिन एटम्स से बनती है, उन एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से जो लाइट निकलती है, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आ रहा हो तो एनर्जी लूज करता है, बोहर मॉडल में हम पढ़ चुके हैं। तो उस लूज एनर्जी की जब हम स्पेक्ट्रम बना ले तो ये इस एटम की स्पेक्ट्रम हो गई, एटम की लाइट की स्पेक्ट्रम हो गई। तो जब हम उस स्पेक्ट्रम के कलर्स को देख ले तो उनके दरमियान क्लियर कट बाउंड्री होती है, तमाम के तमाम कलर्स एक दूसरे से जुदा होते हैं। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को फिर हम लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो एलिमेंट्स, एटम्स के जितने स्पेक्ट्रम है, उन स्पेक्ट्रम को हम लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। बात समझ में आ गई? ये बात क्लियर हो गई। स्पेक्ट्रम कलर्स के बैंड को कहते हैं। दो किस्म के स्पेक्ट्रम होते हैं, कंटिन्यूस जिनके कलर के दरमियान क्लियर कट बाउंड्री नहीं होती, लाइन स्पेक्ट्रम जिनके कलर के दरमियान क्लियर कट बाउंड्री होती है। अब लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर और दो टाइप्स हैं। एक को कहते हैं हम लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक को हम कहते हैं लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम। देखो नाम से वाज़ेह हो रहा है, ये एमिटेड लाइट से बनता है, तो लाइट एमिशन स्पेक्ट्रम ये उस लाइट से बनता है जिस लाइट में थोड़ी सी लाइट, थोड़ी सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो गई हो, तो लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। सो ये बनता है उन रेडिएशन से, द रेडिएशंस from which some wavelengths are absorbed, they will give line absorption spectrum। वो रेडिएशन जिससे कुछ वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो चुकी हो, वो रेडिएशन जिससे कुछ वेवलेंथ ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो चुकी हो, तो जो वेवलेंथ बची है उस बची हुई वेवलेंथ की अगर हम स्पेक्ट्रम बना ले तो जो स्पेक्ट्रम बनेगा उस स्पेक्ट्रम को हम लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, यहां पर एक लाइट आ रही है, इसके सामने मैं कुछ सब्सटेंस रख लेता हूं, यहां पर गौर से देखो, ठीक है। 1 2 3
4, इस तरह से बना देता हूं। ये हुई रे नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4। अब इस लाइट, ये एक लाइट है, इसके अंदर 4 किस्म के रेज मौजूद है, 1 2 3 4, एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं आपको, ठीक है। इस सब्सटेंस से मैं इस लाइट को पास करूं। अब ये लाइट जब यहां से पास हो जाती है तो यहां पर 1 3 और 4 लाइट, रे नंबर 1 3 और 4 ये आ रही है, लेकिन 2 मिसिंग है, 2 यहां पर नहीं आ रही। तो इसका क्या मतलब हुआ, यहां पर ये सब्सटेंस जो है ये इस वेवलेंथ के लाइट को, इस रे को एब्जॉर्ब कर चुका है। अब ये लाइट जो बच रही है, इस लाइट में से कुछ वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो चुके हैं। अब अगर इस लाइट को मैं डिस्पर्स कर दूं तो उससे जो स्पेक्ट्रम बनेगा, तो उस स्पेक्ट्रम को हम कहेंगे लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्यों? क्योंकि ये स्पेक्ट्रम उस लाइट से बन रहा है जिस लाइट से ऑलरेडी कुछ वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो चुके हैं। यहां से ये वेवलेंथ रे नंबर 2 एब्जॉर्ब हो चुका है, तो इस लाइट से एक वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो चुका है। इस लाइट के स्पेक्ट्रम को मैं कहूंगा लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। बात समझ में आ रही है या नहीं? तो ये हमको दिखेगा कैसे? ये दिखेगा कुछ इस तरह से, डार्क लाइंस ऑन वाइट बैकग्राउंड या ब्राइट बैकग्राउंड। ब्राइट बैकग्राउंड पर हमको डार्क लाइंस दिखेंगे, मतलब बैकग्राउंड जो होगा वो एकदम चमकीला होगा, चमकदार बैकग्राउंड होगा, और चमकदार बैकग्राउंड पर डार्क लाइंस होंगे। काले लाइंस चमकदार बैकग्राउंड पर जब हमको दिखेंगे, डार्क लाइंस ऑन अ ब्राइट बैकग्राउंड, काले लाइंस चमकदार बैकग्राउंड पर जब हमको दिखेंगे तो समझ लेना कि ये लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। इसका मतलब जो लाइट का स्पेक्ट्रम हम बना रहे हैं उस लाइट से कुछ वेवलेंथ्स एब्जॉर्ब हो चुकी है। तो जो वेवलेंथ्स एब्जॉर्ब जहां जहां पर हुई है वहां वहां पर डार्क लाइंस आ जाते हैं। बात समझ में आ रही है? ये हुआ लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम जो है ये अराइज फ्रॉम emitted रेडिएशंस। ये उन रेडिएशन से बनेगी जो किसी चीज से डायरेक्ट रेडिएट हो जाए और उससे डायरेक्ट हम कोई स्पेक्ट्रम बना ले, तो उससे हम लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम कहेंगे। फॉर एग्जांपल यहां पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की हम बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए हम तमाम की तमाम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम में जब हम डिस्चार्ज कर ले तो हाइड्रोजन एटम से डायरेक्ट रेडिएशंस निकलते हैं। तो जब एक एटम एक एलिमेंट से डायरेक्ट रेडिएशंस निकले और उस रेडिएशंस की हम स्पेक्ट्रम बना ले, उसको हम कहेंगे लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। कोई एलिमेंट है, उससे रेडिएशंस डायरेक्ट निकल रहा है, कोई वेवलेंथ एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, एलिमेंट से एटम से डायरेक्ट रेडिएशन निकल रहे हैं। उन डायरेक्ट एमिटेड रेडिएशंस की जब हम स्पेक्ट्रम बनाएंगे उसको हम कहेंगे लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम हमको कैसे दिखेगा? ये दिखेगा bright lines on a dark background। बिल्कुल इस वाले का अपोजिट है, ठीक है। ये डार्क लाइंस ब्राइट बैकग्राउंड पर थे, ये ब्राइट लाइंस है डार्क बैकग्राउंड पर है। अब इसका बैकग्राउंड काला है, लेकिन इस पर जो लाइंस आ रहे हैं वो लाइंस चमकते हैं, चमकीले लाइंस है। तो अगर डार्क बैकग्राउंड पर चमकीले लाइंस आ रहे हैं तो फिर समझ लेना कि ये है लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। तो ये हुआ हमारा एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन स्पेक्ट्रम का, समझ में आ चुका होगा। तो याद रखना है, ठीक है। स्पेक्ट्रम, उसके दो टाइप्स, कंटिन्यूस लाइन स्पेक्ट्रम और लाइन के फिर दो टाइप्स, लाइन एब्जॉर्प्शन और लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। अब इसके थ्रू एक्सप्लेन कर लेते हैं हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को। स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, अब स्पेक्ट्रम को कंप्लीटली हम जान चुके हैं, ठीक है। अब स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को स्टडी कर लेते हैं। तो देखो, हाइड्रोजन को डिस्चार्ज ट्यूब में लेकर, ये ट्यूब है, इसके अंदर हाइड्रोजन के गैस को लेकर जब इसके अंदर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया जाए तो इस हाइड्रोजन से रेज निकलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब जब हाइड्रोजन गैस ट्यूब के अंदर हो और उसमें हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करें तो इससे रेज, रेडिएशंस क्यों निकलते हैं? क्योंकि
इसके इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से बहुत से हाइड्रोजन एटम्स में इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले शिल से नीचे वाले शिल की तरफ आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पहले ऊपर वाले शिल हायर शिल में होता है, फिर नीचे वाले शिल लोअर शिल में वो आ जाता है। और हमको पता है कि जब हायर शिल से इलेक्ट्रॉन नीचे शिल की तरफ आ रहा हो तो ये इलेक्ट्रॉन्स इट विल लूज एनर्जी। तो ये रेडिएशंस जो आपको दिख रहे हैं, जो हमको दिखेंगे, ये वो एनर्जी होगी जो हाइड्रोजन से लूज हो रही है। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में ये भी हो सकता है कि ये हाइड्रोजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑलरेडी लोअर शेल में हो, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से वो एनर्जी एब्जॉर्ब करे तो हायर शेल में चले जाएंगे। हायर शेल से दोबारा ये मूव करेंगे लोअर शेल में। तो जब भी ये हमको ये पॉइंट समझने का है, ठीक है, कि जब भी ये हायर पॉइंट से लोअर पॉइंट में, हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में मूव करेंगे तो इनसे एनर्जी निकलेगी। और अगर एनर्जी निकलेगी तो वो एनर्जी हमको यहां पर दिख रही है रेडिएशंस के शक्ल में है। तो इन रेडिएशंस की हम बना लेंगे स्पेक्ट्रम। ठीक है, यहां पर जो स्पेक्ट्रम बनेगी वही होगी लाइन स्पेक्ट्रम, क्योंकि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, एक एटम है। और इससे पहले हम समझ चुके हैं कि हाइड्रोजन मतलब एलिमेंट्स, एटम्स जो है वो लाइन स्पेक्ट्रम बनाते हैं, वो स्पेक्ट्रम जिनके कलर्स के दरमियान क्लियर कट बाउंड्री होती है। ठीक है, तो देखो इसके स्पेक्ट्रम को मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने स्टडी किया। उनमें सबसे पहले जो था वो था बाल्मर ने जब देख लिया तो विजिबल रीजन में इसने 4 कलर्स इस हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में देख लिए। और वो 4 कलर्स बाल्मर ने तकरीबन ये किया था 1884 में। ठीक है, वो 4 कलर्स जो थे वो थे रेड, ब्लू ग्रीन, ब्लू वायोलेट और वायोलेट। अब डार्क बैकग्राउंड पर इसको ये ब्राइट लाइंस नजर आ रही थी विजिबल रीजन में। बाल्मर ने इसको सबसे पहले देखा था। ठीक है, ये 4 कलर्स हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में इसको नजर आ गई, एक रेड कलर का, एक ब्लू ग्रीन कलर का, एक ब्लू वायोलेट कलर का और एक वायोलेट कलर का। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर इन लाइंस को, इन 4 लाइंस को, रेड, ब्लू ग्रीन, ब्लू वायोलेट और वायोलेट को हम कहते हैं बाल्मर सीरीज, क्योंकि बाल्मर ने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, अब देखो इसको समझते हैं। इस विजिबल रीजन के अलावा 2 और रीजन, अल्ट्रा वायोलेट और इंफ्रारेड रीजन, इन दोनों रीजन्स में भी स्पेक्ट्रल लाइंस जो है, इसको हम स्पेक्ट्रल लाइंस कहते हैं। यहां पर 4 लाइंस है। ठीक है, यही स्पेक्ट्रल लाइंस मुख्तलिफ डिस्कवरर्स, मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए। अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड रीजन में भी मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ स्पेक्ट्रल लाइंस डिस्कवर किए। और कुल मिला के जब हम इसको स्टडी कर लेते हैं तो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम के अंदर 5 स्पेक्ट्रल रीजन्स होते हैं, 5 किस्म के स्पेक्ट्रल लाइंस होते हैं। और तमाम के नाम उनके डिस्कवरर के पीछे रख दिए गए हैं। एक एक को हम यहां पर पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले वाला जो है वो है लेमन सीरीज, उसके बाद वाला जो है वो है बाल्मर सीरीज, उसके बाद वाला जो है उसको हम कहते हैं पेस्चन सीरीज, उसके बाद वाले 4 नंबर को हम कहते हैं ब्रैकेट सीरीज, उसके बाद जो आता है उसको हम कहते हैं पी फंड सीरीज। अब लेमर जो है, लेमन सीरीज, ये अल्ट्रा वायोलेट रीजन में आता है। लेमन उसका नाम था, उसने डिस्कवर किया था। ठीक है, इन पॉइंट्स को याद रखना होगा आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। बाल्मर सीरीज जो है वो विजिबल रीजन में आता है। पेस्टन जो है वो नियर इंफ्रारेड रीजन में आता है। ब्रैकेट जो है वो मिड इंफ्रारेड रीजन में आता है। इंफ्रारेड का बीच वाला हिस्सा, इंफ्रारेड का करीबी हिस्सा। और ये है पी फंड सीरीज जो है वो फार इंफ्रारेड रीजन में आता है, दूर वाला इंफ्रारेड का
हिस्सा। तो ये 5 किस्म के सीरीज हैं जो हमको स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन में दिखती हैं। ठीक है, अब देखो इसको इसी सीक्वेंस से आपको याद करना होगा, लेमन, बाल्मर, पेस्टन पर ब्रैकेट, पी फंड। अब इस सीरीज से इसलिए कि इससे आपको एक्सप्लेनेशन भी आसान हो जाएगी, किस तरह से हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, ये पॉइंट्स भी याद आपको आसान हो जाएंगे कि पहला वाला अल्ट्रा वायलेट रीजन, दूसरा वाला विजिबल, और बाकी 3 इंफ्रारेड से इंफ्रारेड रीजन में आते हैं। तो लेकिन नियर से शुरू करना है आपको, नियर इंफ्रारेड रीजन, मिड इंफ्रारेड रीजन और फार इंफ्रारेड रीजन। ठीक है, अब लेमन सीरीज वो कब बनता है? देखो इससे पहले हम ये पढ़ चुके हैं कि ये जो स्पेक्ट्रम बन रहा है ये इसलिए बन रहा है कि यहाँ से लाइट वो एमिट हो रही है। ठीक है, और वो हम इस प्रिज्म से पास कर रहे हैं या जो भी स्पेक्ट्रोस्कोप हो। अब ये लाइट एमिट क्यों हो रही है वो भी हम समझ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले शेल से नीचे वाले शेल की तरफ आ रहा है। तो ये सीरीज हमको ये एक्सप्लेन कर रही है कि कौन से ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में आ रहा है, तब जाके हमको ये स्पेक्ट्रल लाइंस देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस बेसिक काज को लेकर हम यहां पर ये एक सीरीज में एक्सप्लेन करेंगे। वो ये है कि लेमन सीरीज तब बनता है जब हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करे, जंप टू ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब शेल नंबर फर्स्ट शेल। ठीक है, फर्स्ट शेल से जितने भी हायर ऑर्बिट है, जब हायर ऑर्बिट से कोई भी किसी भी ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करे, लेकिन कहां को जंप करे? फर्स्ट नंबर शेल को, जिसको हम ग्राउंड स्टेट कहेंगे। तो उससे जो लाइट एमिट होगी, उस लाइट के जो स्पेक्ट्रम उसका जो बनेगा, उसमें जो स्पेक्ट्रल लाइंस हमको दिखेंगी वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में होगी और उसको हम कहते हैं लेमन सीरीज। इसी तरह से अगर हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करे, हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करे कहां पर? सेकंड शेल में। हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में जंप करे, तो जब हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में जंप करे, उससे जो लाइट निकलेगी उसकी जो हम स्पेक्ट्रम बनाएंगे, उस स्पेक्ट्रम के जो स्पेक्ट्रल लाइंस होंगे उनको हम कहते हैं बाल्मर सीरीज, जो कि विजिबल लाइन और विजिबल रीजन में आएंगे। और वो ये लाइंस है रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लू, वायलेट एंड वायलेट। ठीक, अगर हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करे तीसरे वाले शेल में, तब जाकर जो स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगी उसको हम पेस्टन सीरीज कहेंगे। हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करे फोर्थ नंबर शेल को, तब जाके जो स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगी उसको हम कहते हैं ब्रैकेट सीरीज, मिड इंफ्रारेड रीजन में होंगी। और अगर हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करे फिफ्थ नंबर शेल में, हायर ऑर्बिट से फिफ्थ से जो हायर ऑर्बिट्स हो उससे इलेक्ट्रॉन, किसी भी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करे फिफ्थ नंबर शेल में, तो जो एनर्जी, जो रेडिएशन लूज होंगी उनकी अगर हम स्पेक्ट्रम बनाए, उनकी स्पेक्ट्रल लाइंस फार इंफ्रारेड रीजन में आएंगी, जिसको हम कहेंगे पी फंड सीरीज। तो बोहर मॉडल की मदद को लेकर हम स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को आसानी के साथ समझ सकते हैं। बात यहां तक समझ में आ गई। तो ये तमाम के तमाम जो अब तक हम पढ़ चुके हैं, बोहर मॉडल भी हम समझ चुके हैं, बोहर मॉडल के कंप्लीट एप्लीकेशंस जो है वो भी हम पढ़ चुके हैं, जिस तरह के डिराइवेशन ऑफ रेडियस हो गया, डिराइवेशन ऑफ एनर्जी हो गई, डिराइवेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, डिराइवेशन ऑफ वेव नंबर, वेवलेंथ हो गया, और जो स्पेक्ट्रम आप हम हाइड्रोजन का समझ सकते हैं वो भी बोहर मॉडल से ही समझ सकते हैं। तो ये बोहर मॉडल के तमाम एप्लीकेशंस हो गए। ठीक है, अब तक हम एप्लीकेशंस पढ़ चुके हैं, अब कुछ डिफेक्ट्स भी पढ़ लेंगे कि बोहर, नील बोहर के मॉडल में डिफेक्ट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, इसको नोट कर